सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मुझको आपका बहुत ही प्यार मिला। मुझे अपनी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, मुझे काफ़ी उत्साहित किया। इसी से उत्साहित होकर मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जो एक ऐसे ही टॉपिक पर है जो आपको बहुत अधिक भ्रमित करता है। इसलिए मैं उस भ्रम को दूर करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है काल सर्प योग बनेगा आपके लिए वरदान। दरअसल काल सर्प योग एक ऐसा योग है जिसको पहली बात तो लोगों ने काल सर्प योग को काल सर्प दोष कहकर उसका एक तरह से सत्यानाश कर दिया है। क्यों? कि वो काल सर्प दोष है ही नहीं, वो काल सर्प योग है। और योग मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये योग इतना अच्छा योग है कि ये आपके लिए वरदान बन सकता है। लेकिन उस वरदान बनने में आपको कुछ सावधानियां और कुछ ध्यान देने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी आप सावधानी रखें और थोड़ा सा आप जो मैं बताऊं उन उपायों को करें तो आपके लिए ये काल सर्प योग बहुत अच्छा वरदान साबित होगा और आप इतनी बुलंदियों को छुएंगे कि जितना एक आम जनमानस नहीं छूता है। क्यों? क्योंकि काल सर्प योग अपने आप में एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाने वाला होता है। यानी कि काल सर्प योग में वो व्यक्ति पैदा होता है, प्रभु जिस व्यक्ति से कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कराना चाहते हैं। प्रभु की नज़र में काल सर्प योग वाला व्यक्ति कभी आया राम गया राम नहीं होता है। आज आए कल मर गए चले गए ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। वो व्यक्ति अपने आप में बहुत ही कुछ उपलब्धि पैदा करने वाला होता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट देने वाला होता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने कुल के लिए। तो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो काल सर्प योग के ऊपर है। आज मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने और फिर इसका लाभ उठाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आपका धन्यवाद। तो हम आगे शुरू करते हैं। काल सर्प योग होता क्या है? ये कोई भी लग्न कुंडली बनती है और लग्न कुंडली में जो ग्रह होते हैं तो उन ग्रहों में राहु केतु ग्रह होते हैं। राहु केतु का एक नियम होता है कि वो हमेशा आमने सामने होंगे, जैसे यहाँ होंगे और यहाँ होंगे, या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे। तो इस तरीके से आमने सामने होंगे, यहाँ होंगे या फिर यहाँ होंगे। एक राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, इस तरीके से होंगे। तो जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, मान लीजिए राहु यहाँ है और केतु यहाँ है और सारे ग्रह यहाँ आ जाएं तो ये काल सर्प योग हो जाता है। या सारे ग्रह यहाँ आ जाएं तो भी काल सर्प योग होता है। कुछ लोग तो यहाँ ये भी कहते हैं कि अगर एक ग्रह यहाँ पे आ जाता है, दूसरा ग्रह मतलब चंद्रमा यहाँ आ जाता है या मंगल यहाँ आ जाता है, शनि यहाँ आ जाता है, बाहर निकल जाता है इनके बीच से, तब भी काल सर्प योग मानते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, उसको लोग आंशिक काल सर्प योग कहते हैं। तो मैं कहता हूँ आंशिक कुछ नहीं होता। जैसे आउट और नॉट आउट होता है, थोड़ा आउट और थोड़ा नॉट आउट नहीं होता है, इसी तरीके से आंशिक कुछ नहीं होता है। यदि काल सर्प योग में राहु और केतु, मान लीजिए राहु केतु ये हैं, इनके बीच में सारे ग्रह यहाँ आ जाएं तभी काल सर्प योग होगा। या सारे ग्रह यहाँ आ जाएं, इधर का पूरा पार्ट खाली हो तो काल सर्प योग होगा। ये एक नियम है। और काल सर्प योग कुछ भी गलत इसलिए नहीं होता है, जो मैं बता रहा था कि भाई काल सर्प योग गलत नहीं होता है, उसका कारण ये है कि काल सर्प योग एक संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। क्यों करता है? मैं आपको एक कुंडली में दिखाता हूँ। ये एक काल सर्प योग की कुंडली है। यहाँ जैसे राहु है, यहाँ केतु है और इधर का पूरा पोर्शन खाली है और इधर के पोर्शन में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये काल सर्प योग की कुंडली हो गई। अब क्या होता है, जब ये ग्रह निकलते हैं तो ग्रह
इन दोनों के ये सर्प का मुंह होता है, ये सर्प की पूंछ होती है, तो ये इन दोनों के चंगुल में होते हैं और इन दोनों से घिरे हुए होते हैं। ये इनको क्रॉस करके ही निकल पाते हैं। अच्छा, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक काल सर्प योग थोड़ा सा हल्का होता है, एक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उस चीज़ में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, मैं भ्रम वाली स्थिति पैदा ही नहीं करना चाहता हूँ कभी भी। तो सीधी सीधी बात है, काल सर्प योग आप एक स्केल लें, स्केल रख लें ऐसे सीधे सीधे, और ये राहु हो गया, ये केतु हो गया, सारे ग्रह इधर आ गए, इधर का पूरा पोर्शन खाली आपका। ये आपका पहचान का एक सबसे अच्छा तरीका है, एक स्केल रखें और आप देख लें। ठीक है, तो काल सर्प योग के लिए अब आ जाइए कि काल सर्प योग वरदान कैसे मानता हूं मैं। काल सर्प योग को वरदान कैसे मानता हूं, अब उस चीज को बताता हूं। काल सर्प योग में व्यक्ति को राहु केतु बहुत अधिक संघर्ष कराते हैं। आधे जीवन, करीब करीब शुरुआती जीवन में, और अगर हम पूरी तरह से इसको डेप्थ में जाएं तो 35 वर्ष तक राहु केतु बहुत अधिक संघर्ष कराते हैं। और जब ये संघर्ष अधिक होता है तो जैसे कोई व्यक्ति होता है और उसको संघर्ष ज़्यादा हो तो संघर्ष के कारण उसका जीवन तप जाता है, और उस जीवन के तपने की वजह से उसमें बहुत सारे जो अवगुण होते हैं, बहुत सारी उसकी कमियां होती हैं, वो सारी भस्म हो जाती हैं और उसकी चमक, उसका तेज, उसके गुण निखर के सामने आते हैं। इस कारण से काल सर्प योग बहुत अच्छी चीज़ है। स्टार्टिंग में खराब होता है और बाकी फिर उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको एक तरीके से और समझाता हूँ अभी, यदि काल सर्प योग में एक साधारण व्यक्ति का जीवन एक कर्व के हिसाब से देखें तो साधारण व्यक्ति का जीवन आपका 40-50 साल तक इस तरीके से चलता है, थोड़ी सी ऊंचाइयों को लेते हुए प्रोग्रेस करता हुआ चलता है, और उसके बाद में उसका जीवन ऐसे आना शुरू हो जाता है। और काल सर्प योग वाले व्यक्ति का जीवन शुरुआती दौर में ऐसे ही चलता है, ऐसे बिल्कुल इतना नीचा चलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई वो नहीं पकड़ेगा। उसके 30-40 साल हो जाएंगे और वो व्यक्ति की ऊंचाई दूसरे आम आदमी से आधी रहेगी। लेकिन उसके बाद में वो तो तपा हुआ व्यक्ति है, तो उसके बाद में उसके गुण उभर के सामने आते हैं। वो संघर्षों को पहले झेल चुका होता है और उसके बाद में वो तरक्की उन्नति करता हुआ दिखाई देता है, और उसका कर्व ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और वो 70-80 साल की उम्र तक आम व्यक्ति से 2 गुनी 3 गुनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और यहाँ तक कि यहाँ उसकी अगर डेथ हो जाए उसके बाद भी वो उन्नति करता है, जैसे लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार वगैरह मिलते हैं उस प्रकार से। बहुत बहुत महापुरुषों की कुंडली में काल सर्प योग देखा जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है तो वो बहुत अच्छा है और उसे अपने आप को प्रभु का वरदान समझना चाहिए, और ऐसी व्यक्ति को लोगों को कुल दीपक समझना चाहिए। ऐसा देखा है, मैंने अनुभव में देखा है। अब मैं आपको एक साधारण तरीके से इसके उपाय बताता हूँ कि इसके उपाय क्या होते हैं। देखिए, एक साधारण सा उपाय मैं बताऊंगा, बिल्कुल साधारण और सरल भाषा में और सटीक उपाय बताऊंगा आपको। नंबर 1 उपाय है कि काल सर्प योग वाले व्यक्ति को एक सर्प की अंगूठी बनानी चाहिए, चांदी में एक चांदी की सर्प की अंगूठी, और उसको मध्यमा यानी कि बीच वाली, जिसे बिग फिंगर कहते हैं, मिडिल फिंगर भी कहते हैं, बिग फिंगर भी कहते हैं, उसमें शनिवार की संध्या काल में यानी कि शाम के समय धारण किया जाए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, एक लोहे के नाग नागिन बना के उनको जल में प्रवाहित किया जाए, अथवा जल के किनारे भी रख सकते हैं। और इसके अलावा 3 उपाय और हैं, लेकिन उन 3 उपायों में एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति को एक ही दवा नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति को एक ही उपाय एक ही प्रकार से नहीं करा सकते हैं। उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर से कोई भी व्यक्ति लेके दवाई लेके किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार से
अगर हम काल सर्प योग के बाकी जो उपाय हैं उनको सीधे सीधे नहीं बता सकते, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, बहुत सरल 3 उपाय हैं। एक चांदी के नाग नागिन शिव मंदिर में उनका उपाय होता है, बहुत सरल उपाय है, आप स्वयं ही कर सकते हैं बिना किसी पंडित जी की सहायता के। जरूरी नहीं आप किसी पंडित जी को ले जाएं, आप स्वयं ही एक नाग नागिन का उपाय बता दिया जाएगा। वो किस तरीके से करना है वो आपके ग्रहों की प्रकृति के हिसाब से बताया जाएगा। चौथा उपाय, एक कच्चा नारियल होता है, उसका दान बताना है और उसका दान आपको करना है। वो कैसे करना है वो भी आपकी ग्रहों की प्रकृति के हिसाब से बताना पड़ेगा, ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो और आपको पूरा लाभ मिले। और इसके अलावा एक लास्ट उपाय है कि राहु केतु के 2 यंत्र बनेंगे और वो यंत्र भोजपत्र पर बनेंगे एक शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में, और उनकी एक छोटी सी पूजा, मुश्किल से 10 सेकंड की पूजा होगी जो आप स्वयं कर लेंगे। और वो पूजा आप करें। उस पूजा का विधान भी इसीलिए नहीं बता रहा हूं कि वो भी आपकी ग्रहों की प्रकृति के हिसाब से होगा। मात्र ये 5 उपाय हैं। अगर आप ये 5 उपाय कर लें तो राहु केतु का सारा उपाय हो जाता है, राहु केतु शांत हो जाते हैं और काल सर्प योग आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। ये बात कंफर्म है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा और आपने ध्यानपूर्वक सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।